नमस्कार, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 में हिंदी विषय के अध्याय 1 की, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस अध्याय में हमारे जानने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। मैं इसे एक एक करके आपके सामने पढ़ता हूँ और हम इसके शब्दार्थ और अर्थ समझने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर देखिए, इन पंक्तियों का अर्थ समझने के लिए पहले कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ समझ लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है दूध भरे जुंडी के दाने। अब जुंडी का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने ज्वार का नाम सुना है। यहाँ पर जो कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उनका आशय जुंडी शब्द से ज्वार की बालियों से है, ठीक है ना। तो दूध भरे यानी बहुत मीठे मीठे से जो लगते हैं, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। तो जो चिड़िया है वो चोंच मारकर इन्हीं जुंडी के दाने जो कि दूध से भरे हैं, यानी कि ज्वार की बालियां जो कि अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, आप कह सकते हैं, उसको रुचि से यानी पूरे चाव से, इंटरेस्ट से खाने की बात कर रही है, रस से खा लेती है। और वह छोटी संतोषी चिड़िया जो इतना सा खाना खा के बिल्कुल संतोष प्राप्त कर लेती है, वो मैं हूँ। कौन सी चिड़िया? जिसके पंख नीले हैं। आप चित्र में देखिए, इस चिड़िया की बात की जा रही है ना। इसके पंख नीले, बस यही बताया है कि नीले पंख वाली मैं हूँ और मुझे अन्न से यानी अनाज से बहुत प्यार है, ठीक है ना। अब इसके बाद की पंक्तियों में क्या लिखा है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, है ना, कंठ का मतलब आपको पता है क्या होता है? गले को कंठ कहते हैं। तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। अब ये बूढ़े वन बाबा मतलब यानी कि समझिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि घना घना सा जंगल है जो कि बहुत ही पुराना है ना। तो वहाँ की बात हो रही है, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है ना। रस उड़ेल कर मतलब कैसे? यानी भाई बहुत ही मधुर ध्वनि में, मधुर आवाज़ में गाती है, ठीक है ना। और वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और ये जो छोटी सी मुँह बोली चिड़िया है ना, ये कौन है? नीले पंखों वाली मैं हूँ, है ना। चिड़िया कह रही है और मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब भाई प्यार है समझ में आया, लेकिन विजन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब होता है जहाँ पर इसके अलावा और कोई ना हो, जहाँ पर वातावरण थोड़ा गुंजायमान हो, यानी आप कह सकते हैं कि एकांत की बात हो रही है। इसका मतलब होता है विजन, यानी एकाकी, एकांत, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की पंक्तियों में चिड़िया क्या कह रही है। कह रही है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि भैया ये चढ़ी नदी का क्या मतलब है? क्या पानी इस नदी में नीचे से ऊपर चढ़ता है? तो भाई ऐसा नहीं है। चढ़ी नदी का मतलब होता है एक ऐसी नदी जिसमें लबालब पानी भरा हुआ है, जो पानी से भरी हुई है। और लिखा है आगे, दिल टटोल कर, यानी पूरी तरह से उसके बीच से उसको अच्छे से जांच परख के फिर आगे लिखा है जल का मोती ले जाती है ना। जल का मोती क्या होता है? यानी पानी की बूंदों की बात हो रही है, उसे ही तो जल का मोती कहते हैं ना। फिर आगे एक और शब्द है गर्बीली चिड़िया। गर्बीली मतलब यानी कि जिसे अपने आप पे बहुत गर्व है ना, उसकी बात हो रही है। तो वो चिड़िया कौन है? ये नीली चिड़िया कह रही है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे इस नदी से बहुत प्यार है। तो भैया इतनी प्यारी जो ये कविता है, ये लिखी किसने है पता है? आपको स्क्रीन पे तो नाम दिख ही रहा होगा, केदारनाथ अग्रवाल जी ने, ठीक है ना। अब चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत बातें इस पाठ के बारे में कर लेते हैं और देखते हैं कि केदारनाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताया है कि जो कवि हैं यानी हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी, उन्होंने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है।
यानी कवि एक छोटी सी चिड़िया के बारे में सोचते हैं जिसके पंख कैसे हैं, नीले पंख हैं। और क्या सोचते हैं उसके बारे में, वह संतोषी है। संतोषी यानी कि बहुत कम चीज़ों में उसको बड़ा संतोष मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए, तो जब तक आपको पेन नहीं मिलता आपको संतोष कहाँ आता है। आप तो जब तक एकदम हड़बड़ाए से रहते हैं कि नहीं मुझे पेन चाहिए, काश ये पेन मिल जाए, और फिर मिलने के बाद आपको लगता है कि आखिर ये पेन मुझे मिल ही गया। तो ऐसी ही संतोषी स्वभाव वाली ये चिड़िया है और ये अन्न से बहुत प्यार करती है, यानी अनाज से इसे बहुत प्यार है। और फिर आगे है, वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। पुराना घना वन, ठीक है ना, और मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। इसके बाद में लिखा है, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर करके लेकर के आती है। ये सब मैंने अभी आपको बताया था ना कि जल का मोती मतलब होता है पानी के बूंदों की बात हो रही है, जल की बूंदों की बात हो रही है ना। और उसे स्वयं पर बहुत ही गर्व है, मैंने बताया था ना, गर्वीली। फिर आगे है, वह साहसी भी है, यानी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली है और उसे नदी से लगाव है। फिर आगे लिखा है, कवि ने अपने भीतर की ये जो कल्पित चिड़िया है, यानी जो उसकी कल्पना में है, उसके माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को जो है इसमें उजागर किया है। ठीक है ना, कि भैया मनुष्य के अंदर ये जो महत्वपूर्ण गुण है ना, उन्होंने उसको इस चिड़िया में भी दिखाया है। कौन कौन से गुण होते हैं मनुष्य में, महत्वपूर्ण गुण होते हैं भाई, साहसी होना, क्या ये मनुष्यों का गुण नहीं है ना। एकांत में भी उमंग से रहना, क्या ये मनुष्यों का एक गुण नहीं होना चाहिए। संतोषी होना, क्या ये मनुष्य का गुण नहीं है। तो बस यही किया है कवि यानी केदारनाथ अग्रवाल जी ने। अब भाई, अब हमने ये जब देख लिया है, पाठ पढ़ लिया है, तो हम क्यों ना एक महत्वपूर्ण हिस्से की ओर रुख करें और आगे बढ़े और देखते हैं प्रश्न अभ्यास में हमारे लिए कौन कौन सी बातें की गई हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ बड़े प्यार से और इत्मीनान से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न अभ्यास में हमें बताया गया है, सबसे पहले कविता से के अंतर्गत पहला प्रश्न हमारे आसपास है। क्या है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। ठीक है ना। तो भाई अब कविता पढ़कर जो चित्र आपके मन में आए आप उसको कागज़ पर ज़रूर बनाइएगा। भाई मेरी तो पेंटिंग अच्छी नहीं है, मैं तो एक अच्छा चित्रकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक बहुत उम्दा चित्रकार हैं, तो ज़रूर चित्र बनाइएगा, है ना। बाकी कुछ खासियत उस चित्र की मैं अगर बताऊँ मेरे अनुसार, तो वो नीले पंखों वाली और एक सुंदर सी चिड़िया होनी चाहिए जिसका चित्र आप बनाएं, है ना। आप उसको किसी घने पुराने जंगल में गीत गाता हुआ दर्शा सकते हैं, है ना, या फिर किसी नदी में पानी पीता हुआ बता सकते हैं, जो मोती को, जल के मोती को यानी जल की बूंदों को वहाँ से लेकर के उड़ रही हो, है ना। छोटी सी प्यारी सी चिड़िया बता सकते हैं, है ना, जिसे एकांत में भी बड़े अच्छे से रहना पसंद है और संतोषी चिड़िया है। तो इनमें से कोई भी एक चित्र आप बनाकर देखिएगा, जो भी आपके मन में इस कविता को पढ़ करके उभरता हो, है ना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक अगर देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। तो भाई देखिए, अब यहाँ पर तो वह चिड़िया जो, यह शीर्षक दिया हुआ है ना, कि वह चिड़िया जो ये करती है वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, है ना। तो मैं अगर इसका शीर्षक देना चाहूँगा तो कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि एक शीर्षक मैं आपको बताता हूँ, नीले पंखों वाली चिड़िया, या फिर दे सकते हैं एक सुंदर सी चिड़िया, है ना। तो ऐसे ही आपको भी जो पसंद आए वो आप शीर्षक दीजिएगा। आगे तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से बहुत प्यार है, यानी बहुत लगाव है। तो कविता पढ़ ली है तो बहुत ही सरल हो गया उत्तर देना, है ना। भाई कविता से अगर हम निकालेंगे कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है, तो सबसे पहले तो उसे जुंडी के दानों से, यानी जो दूध भरे हुए ज्वार की बाली है, अनाज के दाने हैं, उससे बहुत प्यार है। उसे तो जंगलों से भी प्यार है, नदी से प्यार है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो चिड़िया को गुनगुनाना यानी गीत गाना बहुत ही पसंद है, एकांत से भी उसे बहुत प्यार है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा है, आशय स्पष्ट करो, चौथे नंबर पे।
किन किन चीज़ों का आशय आशय स्पष्ट करना है। सबसे पहले क नंबर पर लिखा है, रस उंडेल कर गा लेती है। इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया था ना, रस उंडेल कर का मतलब क्या होता है, यानी मधुर ध्वनि में, है ना, मधुर ध्वनि में गाती है, मधुर स्वर में गाती है, मीठी आवाज़ में गाती है। तो चिड़िया जब भी एकांत में होती है ना, उसी पुराने घने वन में, तब क्या होता है, उसे किसी का भी डर नहीं होता है और वह बड़ी ही मधुर आवाज़ में गाना गाती है ना, गीत गाती है। और वातावरण में उसका जो गीत है वो पूरी तरह से गूंज जाता है ना, और अगर कोई सुन ले तो उसे बहुत पसंद आता है। फिर इसके बाद लिखा है ख नंबर पर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जिस चिड़िया की हम बात कर रहे हैं ना, जो नीले पंखों वाली है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसे कि पाठ के परिचय में हमने पढ़ा था कि एक उफनती नदी के बीच से वो चोंच में प्यारा सा जल का मोती यानी पानी की बूंद लेती है और फिर उड़ जाती है ना। और उसके बाद में इतनी बड़ी नदी में जो उफान पर थी, वहाँ से जब ये मोती निकाल कर लाती है तो उससे फिर वो अपनी जो प्यास है, उसकी जो तृष्णा है, उसको वो बुझा लेती है ना। और आगे लिखा है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, लिखा है ना। तो चढ़ी नदी का मतलब क्या बताया था मैंने, जो जल से लबालब भरी हुई है ना, उसके बीच से होकर के जाती है और ऐसा वो करती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो ये इसका आशय है। फिर आगे लिखा है, अनुमान और कल्पना। यहाँ पे क्या लिखा है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? तो भाई मुझे लगता है कि वो शायद ना, कवि जो है नीलकंठ चिड़िया की बात कर रहा होगा। मैंने उसे देखा है ना, वह भी नीली होती है और उसके पंख भी नीले होते हैं। फिर आगे लिखा है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। भाई अब आपको जब पता चल गया है कि एक पक्षी विज्ञानी है सालिम अली साहब, उनकी पुस्तक आपको देखनी है जिसका नाम है भारतीय पक्षी, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें लिखा है कि इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में यानी ठंड के दिनों में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से कहाँ आते हैं पता है? भारत यानी हमारे देश। और उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी, है ना। तो देखिए नाम कौन कौन से हैं, नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर या बड़ा पतरिंगा, ठीक है ना। तो भाई मेरे अनुसार तो नीलकंठ होना चाहिए, बाकी आप अपना उत्तर अपने अनुसार लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में लिखा है कि नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। और जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है ना। तो सबसे पहले नाम है मैना, है ना। अब मैना की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके जो पैर होते हैं, मैना की जो टांगे होती है ना, वो हल्की सी ना लाल लाल होती है, ठीक है। जैसे सुबह सुबह सूरज दिखाई देता है ना, उस प्रकार से। और अगर इसके पंख की बात करें तो ये भूरे भूरे से रंग के होते हैं, ठीक है, हल्के भूरे या सफ़ेद सफ़ेद रंग आप कह सकते हैं, ठीक है, मैना के लिए। अगर कौवे की बात करें तो भाई कौवे का तो पूरा शरीर ही कैसा होता है, एकदम काला होता है ना। जैसे कोयल का पूरा शरीर काला होता है, बिल्कुल वैसे। अगर बात करें बत्तख की, तो बत्तख की बात करें तो इसका रंग ना श्वेत होता है, हल्का सफ़ेद। और इसके जो पैर हैं वो भी लगभग लगभग आप कहेगी हल्के से लाल या हल्के से गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है कबूतर। तो आप जानते हैं जैसे कौवे का पूरा शरीर काला होता है, वैसे कबूतर का पूरा शरीर श्वेत यानी सफ़ेद होता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ कबूतर ऐसे हैं जिनकी गर्दन में कुछ कुछ आपको आसमानी यानी नीला रंग देखने को मिलता है और पैर इसके लाल होते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि कविता का हर बंध वह चिड़िया जो इस लाइन से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो अब भाई ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज़ है। तो आप क्या सोचते हैं ये तो आप ही को पता होगा, है ना। तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा।
फिर आगे ऐसे लिखा है कि तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो, है ना। और ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो ये काम भी आप ही को करना है, क्योंकि जब बात कल्पना की हो तो अनुमान नहीं लगाना चाहिए, कल्पना कर लेनी चाहिए। फिर इसके बाद है भाषा की बात। इसमें क्या लिखा है? पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। फिर है ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। अब यहाँ पे ये बताया है कि ये जो रेखांकित शब्द है ना, जिनमें रेखा खींची गई, जैसे पंखों वाली चिड़िया में जो पंखों वाली है उसमें रेखा खींची गई है, ऐसे ही जो नीले पंखों वाली लिखा है उसमें आप रेखा खींची हुई देख सकते हैं। और ऐसे ही जो रेखा है वो आपको खींची हुई दिख रही है ऊपर वाली में, और सबसे ऊपर वाली जो लिखा है इसमें। तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो रेखांकित शब्द हैं ये विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। भाई आपको तो पता है ना संज्ञा का मतलब क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ। जैसे हम जब किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं, या व्यक्ति का नाम लेते हैं, या वस्तु का नाम लेते हैं, या किसी जगह का नाम लेते हैं, तो हम संज्ञा की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। मैंने कहा कमल का फूल, तो जो कमल है वो क्या है? संज्ञा है ना। मैंने कहा ताजमहल, तो ये क्या है? एक संज्ञा है, नाम है। तो जब भी संज्ञाओं की विशेषता के बारे में बताया जाता है, जैसे फूल तो है लेकिन कैसा है? बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना। जैसे चिड़िया है लेकिन कैसी है? पंखों वाली, पंख भी कैसे? नीले पंखों वाली चिड़िया। तो यहाँ पे ये जो संज्ञा है इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो जो रेखांकित शब्द हैं वो है विशेषण, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। और चिड़िया जो है दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो अब मुझे पता है कि इसे अगर अच्छे से समझना हो ना तो उत्तर लिख देना चाहिए। जब मैं उत्तर लिखूंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। बाकी विशेषण क्या होता है ये तो मैंने अभी आपको बताया है ना। तो चलिए मैं उत्तर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है मोरों वाला बाग, है ना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीले पंखों वाले मोरों वाला बाग। ऐसे मोर जिनके पंख कैसे हैं? नीले वाले, है ना। फिर आगे लिखा है पेड़ों वाला घर, है ना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं हरे पेड़ों वाला या सूखे पेड़ों वाला घर, ठीक है। फिर आगे लिखा है फूलों वाली क्यारी। भाई ये मेरे उत्तर हैं, आप अपने अनुसार अपने उत्तर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसा? सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। सुंदर से फूलों वाली क्यारी, है ना। सुंदर सुंदर फूल है। फिर लिखा है स्कूल वाला रास्ता, ठीक है। नीले पंखों वाले मोर वाला बाग, है ना। स्कूल वाला रास्ता, स्कूल वाले में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। कौन सा स्कूल वाला रास्ता? जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ सरकारी, मान लीजिए सरकारी स्कूल वाला रास्ता, है ना। फिर है हंसने वाला बच्चा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कि कम हंसने वाला बच्चा, कि भाई ये बच्चा बहुत कम हंसता है, ठीक है। फिर मूंछों वाला आदमी, इसमें आप लिखिएगा कि घनी मूंछों वाला आदमी या बड़ी मूंछों वाला आदमी, है ना। ऐसा लिख सकते हैं, या छोटी मूंछों वाला आदमी, कुछ भी लिख सकते हैं।
फिर आगे लिखा है क्या, वह चिड़िया खालिस्तान जुंडी के दाने रुचि से खालिस्तान खा लेती है। वह चिड़िया खालिस्तान रस उंडेल कर गा लेती है। अब आगे लिखा है, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से, है ना, देखिए ये रुचि से जो लिखा है मोटे शब्द हैं, और फिर खाने के ढंग की, और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। यानी यहाँ पर जो रुचि से है वो क्या बता रहे हैं, विशेषता तो बता रहे हैं कि भाई चिड़िया खा तो रही है जुंडी के दाने, लेकिन कैसे, रुचि से, यानी इंटरेस्ट के साथ खा रही है ना। इसके बाद लिखा है गा तो रही है, लेकिन कैसे, रस उंडेल कर, यानी मधुर आवाज़ में, है ना। तो ये तो विशेषता ही बता रहे हैं। तो ये दोनों जो है ना एक काम को बता रहे हैं कि चिड़िया क्या कर रही है और कैसे कर रही है। तो काम को जब कोई विशेषण बताता है तो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया को बता रहा है। चिड़िया क्या कर रही है, खा रही है। चिड़िया क्या कर रही है, गा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि खाना और गाना ये क्या है, क्रिया है, और इसका विशेषण क्या हो गया, रुचि से, रस उंडेल कर। तो आप समझ जाइए कि ये क्रिया विशेषण है। तो इसको ना और अच्छे से समझने के लिए जो एक्सरसाइज यानी जो अभ्यास है उसे करते हैं, तभी तो समझ आएगा। जैसे यहाँ पर ना कुछ वाक्य दिए हैं, अब हमें इनमें क्रिया विशेषण पहचानना है। चलिए अभी पहचानते हैं। लिखा है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो अब मुंह में लड्डू तो ठूस रही है सोनाली, लेकिन कैसे ठूस रही है, एकदम जल्दी जल्दी। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। फिर ख नंबर पे लिखा है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब झाड़ियों में तो चली गई गेंद, लेकिन कैसे गई, बिल्कुल सही, लुढ़कती हुई। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। फिर ग नंबर पर यानी तीसरे नंबर पर लिखा है, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो जनजीवन भूकंप के बाद में सामान्य तो होने लगा, मगर कैसे, धीरे धीरे। तो ये है क्रिया विशेषण। अच्छा घ वाले में बताइए, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। तो मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, भाई मुझे भी तो पता चले कि आपको ये चैप्टर समझ में आया भी कि नहीं आया। फिर ये वाला बताता हूँ मैं, है ना, 5वें नंबर का क्या है, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो टॉमी भैया चोर पर तो झपट गया, लेकिन कैसे, फुर्ती से, है ना। फिर है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तो तेजिंदर कोने में तो बैठा, लेकिन कैसे, सहम कर। फिर 6 नंबर पर दिया है, आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो ठंड तो बढ़ गई, लेकिन कैसे बढ़ी, अचानक बढ़ गई, अकस्मात बढ़ गई। तो ये जो है अचानक, ये क्या हो गया, ये हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रश्न अभ्यास समझ में आ गया होगा, और ये अध्याय भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और रोचक लगा होगा, है ना। तो अब आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस अभ्यास को। बाकी मेरी आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।